वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम आपको लिए चलेंगे अमेरिका में, जहां पे मुकीम मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी फ़ाई ने मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत ही मुमकिन है, उनका ये कहना था। ABN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फ़ोरम पर कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठाएँ और सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा करें कि कश्मीर के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। गुलाम नबी फ़ाई के साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी रिजवान। आज जी बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त अमेरिका में, और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मसला कश्मीर के हवाले से बड़ा जानदार किरदार अदा कर रही हैं, कश्मीरियों की तवाना आवाज़ हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पर कश्मीरियों के सफ़ीर भी माने जाते हैं और वर्ल्ड कश्मीर आगाही फोरम के सरबराह हैं। आज जी बिल्कुल गुलाम नबी फ़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। इट्स अ प्लेजर। सर, आपसे बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। ये बताएं कि मौजूदा दौर में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इंटरनेशनली, आप क्या समझते हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से? क्या ऐसे मौसर इक़दामात हैं जो उठाने नागुज़ीर हैं? एक बात तो मैं आपको बताऊं कि मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज की तादाद है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हिंदुस्तान की एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है अरुंधति राय, वो कहती कि 9 लाख फ़ौज है। तो हिंदुस्तान ने कश्मीर को जहन्नमज़ार बनाया, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। कश्मीर जो है ये दुनिया की बेहतरीन जेल है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यूरोपियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कहता है। 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हुए। जो अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट होती है स्टेट डिपार्टमेंट की, उसके मुताबिक जो अभी आई मार्च ऑफ 2024 में 8 से 10,000 लोग कश्मीर में लापता है विद इन द पास्ट 30 ईयर्स। और वहाँ पर जो है एक नई वो एक टर्मिनोलॉजी आई है, वो है कि वहाँ की जो बेवाएँ हैं उनको नहीं मालूम कि उनके जो हस्बैंड्स है वो ज़िंदा है या मर्द है। लेकिन इन हालात के होते हुए कश्मीरी लोगों के लिए जो अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी है वो ये है कि हम कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सैंक्टिटी है उसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मोदी का जो मिशन था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था 5 अगस्त 2019 को, एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A ही नहीं था। उसका बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव था वो यह कि कश्मीर का नाम निशान ख़त्म होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। अगर कभी बात हो वो इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के दरमियान होना चाहिए। अब अल्लाह का एक निज़ाम है, 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A हुआ। 8 अगस्त 2019 सिर्फ 3 दिन बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा के कस्टोडियन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी जनरल, जब उनसे पूछा गया कि ये जो हिंदुस्तान ने कश्मीर के अंदर इक़दाम उठाए हैं आपका क्या ख्याल है, अगर हमारी इंटरनेशनल सैंक्टिटी नहीं होती, वो कहते हमें तो नहीं मालूम या उनका इंटरनल मामला है। उसने कहा नहीं, कश्मीर का एक ही हाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट है, एक न्यूक्लियर इशू और कश्मीर इशू, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा भाई साहब, आपने मेरे सवाल हुए नहीं तो आपने तमाम जवाब भी दे दिए, माशाल्लाह। सर ये बताएं कि पाकिस्तान की बात की आपने, जिस तरह इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक अच्छा एजेंडा, मौसर एजेंडा रखना चाहिए। सर, अक़वाम मुत्तहिदा का इस वक्त जनरल असम्बली का इजलास जारी है, PM पाकिस्तान अपना ख़ुसूसी खिताब भी करेंगे, तो क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए कश्मीर के हवाले से, और जो कश्मीर के मुतल्लिक जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं उस तरह कश्मीर के हवाले से? यानी कितना अहम मौका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और मैंने जो अखबार में पढ़ा है कि उनकी मुलाकात होने वाली है एंटोनियो गुतेरेस के साथ, सेक्रेटरी जनरल के साथ। वो उसको सिर्फ एक बात कह सकता है, रिमाइंड कर सकता है। क्या ये बात सही नहीं कि आपने 8 अगस्त को कहा था कि कश्मीर का जो मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए? ये कौन कर सकता है?
ये तो आप ही कर सकते हैं ना, या आप किसी एलिजी को आप मुकर्रर कर सकते हैं, बल्कि उसको मेरे ख्याल में ये प्रपोजल देना चाहिए कि ही मस्ट अपॉइंट अ स्पेशल एनवॉय ऑन कश्मीर हु विल गो टू बोथ साइड्स ऑफ सीज फायर लाइन। हमारा इस काउंसिल का जो इजलास हो रहा है इस वक्त वो चल रहा है, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ 9 अक्टूबर तक जारी है। ये अपना एक डेलीगेशन भेजे दोनों कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर भी और रियासत जम्मू कश्मीर भी, और वहाँ की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर वो पेश करे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंटोनियो गुतेरेस साहब से कह सकते हैं कि आपने 5 साल के अंदर क्या किया, प्रैक्टिकली क्या मेजर किया। जब भी उससे सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं कश्मीर इज ऑन द एजेंडा। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर वो उसको कम से कम प्रपोजल तो दे कि आप कश्मीर पर एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करें। जी थैंक यू वेरी मच। हुर्रियत रहनुमा हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं गुलाम नबी फ़ाई, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से बड़ा ही बेहतरीन मुतालबा किया है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस उसको इस बात पर ज़ोर दें कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से, मसले कश्मीर के हवाले से एक नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर करें, आर पार के कश्मीरियों के हवाले से वहाँ पर जाएँ, उनके जो तासुरात हैं वो लें और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। चलें जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका, आप न्यूयॉर्क से हमें अपडेट कर रहे हैं कश्मीर से मुतालिक। अच्छा, उसके अलावा हसनैन एक और मसला जो है वो मैं खुद भी वो कल ख़ास तौर पर जब खबर देखी है बड़ी हैरत का शिकार हुई मैं। ख़बर ये है जी कि पाकिस्तान में बाज़ IPPs का एक घिनौना किस्म का किरदार इस वक्त सामने आया। कुछ IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बगैर बिजली पैदा किए नाज़रीन हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए हैं। IPPs ने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए जिसका खमियाजा पाकिस्तान को हमेशा से ही भुगतना पड़ रहा है और आज भी हम भुगत रहे हैं। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में जो विंड प्लांट्स हैं वो 4 गुना महंगे लगाए। कोयले के वसी ज़खायर हमारे मुल्क में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी एग्री करेंगे मेरी बात से। वसी ज़खायर होने के बावजूद IPPs इंपोर्टेड फ्यूल और दरामदी कोयले पर इन्हिसार कर रही हैं। अब क्या वजह है कि इतना कोयला होने के बावजूद हम दरामद कर रहे हैं? फिर IPPs ने जितना इंपोर्टेड फ्यूल है वो दरामद किया, उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से फिर अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की गई। IPPs ने प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। अब ये तमाम तर मसाइल इस वक्त हसनैन सामने आए। बिल्कुल ऐसे ही, और IPPs के हवाले से हम अक्सर अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अजमल जो कि हमारे नुमाइंदे हैं। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर हम शायद से अक्सर बात करते हैं। शायद बताइएगा कि IPPs के जिस तरह निमरा ने बहुत सारे ऐसे जराइम गिनवाए जो कि दुनिया की निस्बत पाकिस्तान में तो उनको जुर्म ही कहा जा सकता है कि एक तरफ वो अगर वियतनाम और बांग्लादेश जैसे मुल्क से कम दामों में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ डबल उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई अमल दरामद हमें होता हुआ नज़र आ रहा है? कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट्स की जितनी भी बात कर रहे हैं इनके ऊपर कोई नज़रसानी होगी? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये जो मामला है ना, ये IPPs का मामला आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पावर सेक्टर के अंदर है ये सबसे पेचीदा मामला यही है और पाकिस्तान में टैरिफ में इजाफे की सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है जो सार्फिन को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है उसकी वजह ये IPPs हैं। और ये IPPs 3 किस्म के हैं। एक इसमें प्राइवेट IPPs हैं और दूसरे इसमें जो सरकारी जेनकोस के जो सरकारी ग्रिड हैं वो भी IPPs मोड में है और उसके बाद जो CPEC के मंसूबे हैं वो भी IPPs मोड में है। जहां तक ये जो प्राइवेट IPPs हैं उनके हवाले से जो है वो ये जो मालूमात सामने आई हैं और ये मामला जो अब हुकूमत इसके ऊपर उस दिन परसों जो है वजीर तवानाई जो थे सरदार अवैस लगारी, उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर भी ये बात की कि हम अवाम जो है वो जल्द खुशखबरी सुनेगी, लेकिन ये है कि बतदरीज हम बिलों में कमी करेंगे, एकदम हम कमी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर इन IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उन पर अगर नजरसानी कर ली जाए तो 6 से 7 रुपए यूनिट जो है वो हम एक ही बार में हम कमी इसमें कर सकते हैं। ये जिस तरह वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले में विंड पावर के जो मंसूबे लगाए गए पाकिस्तान वो 4 गुना महंगे थे और इसके लिए इन्होंने गलत जो थी इनवाइसिंग जो है वो इनवाइसिस जो है वो पेश की अपनी प्लांट्स की कीमत के हवाले से। इसी तरह कोयले के पाकिस्तान के अंदर थर कोल के वसीर ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा जिस कोल पावर प्लांट ने IPPs मोड में हुकूमत से और अवाम से पैसे निकलवाए हैं वो साहिवाल पावर कोल पावर प्लांट है और ये जो है ये इंपोर्टेड कोल पर लगाया गया है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर कोयले के वसीर मौजूद थे। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊं कि
یہ جو بگاس جو گنے کی پھوک کے ساتھ جو جب گنا بنتا ہے شوگر مل میں گنا کرش ہوتا ہے اس کی پھوک سے جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کا اس دن کمیٹی کے اندر جب چیئرمین نیپرا سے کمیٹی چیئرمین نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کا کیا ریٹ فکس کرتے ہیں, آپ فرنس آئل کا ریٹ بھی فکس کر سکتے ہیں اور اس پہ ٹیرف بناتے ہیں, آپ کوئلے کا بناتے ہیں, سب چیزوں پہ اس کا آپ نے کیا ریٹ فکس کیا ہے. تو وہاں یہ انکشاف کیا گیا کہ جو امپورٹڈ کول جو ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آتا ہے اسی ریٹ پر جو ہے وہ گنے کا پھوک جو ہے اس کا ریٹ طے کر دیا گیا ہے. اور جتنا ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو گنے کے پھوک کی قیمت جو کہ پاکستان میں ہی موجود ہے, اور شوگر مل کے اندر گنے کا جو یہ سمجھ لیں فضلہ ہوتا ہے جو بالکل ایک جس کی کوئی استعمال نہیں تھا اس سے پہلے بجلی بنانے سے پہلے, یعنی وہ جو ہے وہ ہم امپورٹڈ کول اس کا ریٹ بھی ہم آئی پی پیز جو شوگر ملز نے لگائے ہوئے ہیں, اور جس میں سب جانتے ہیں وہ شوگر ملز کس کی ہیں, وہ تمام بڑی جو فیملیز ہیں پاکستان میں سیاسی ان کی یہ شوگر ملز ہیں, اور ان کو ہم جو بگاس ہے اس کا ریٹ ہم ان کو دے رہے ہیں امپورٹڈ کوئلے کا. تو یعنی یہ اتنی پیچیدہ معاملہ بنا دیا گیا ہے اور اس میں اتنی لوٹ مار کی گئی ہے آئی پی پیز موڈ میں. شاہد اس پہ جو یہ مقامی آپ کہہ سکتے ہیں اونرز ہیں جنہوں نے وہ بیرونے وہ سارا وہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ تمام تر مطلب جو مسائل یہ جو ہوش شبہ انکشافات ہوئے ہیں اوور آل میں ان کا پوچھنا چاہ رہی ہوں, پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی, یہ ہوگا کیا؟ دیکھیں اس میں حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے وزیر توانائی کی سردار اویس لغاری کی سربراہی میں جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے اس پر. اور دیکھیں اب لیکن مقامی آئی پی پیز ہیں, یہاں کے مقامی اونرز ہیں, اور انہوں نے معاہدے بیرون ملک بیٹھے لوگوں کے ساتھ کرائے, اور وہاں کے بینکوں سے جو ہے انہوں نے اور حکومت نے اس پر سوورن گارنٹی دے رکھی ہے. تو یہ معاملات اتنے آسانی سے سلجھنے والے نہیں ہیں جب تک یہاں جو مقامی ان کے اونرز ہیں ان کو حکومت پریشرائز نہیں کرے گی, ان کا گلا نہیں دبائے گی, ان کو نہیں کہے گی کہ آپ جو ہے ان تمام معاملات کو جو ہے اگر آپ نے بہت کما لیا, عوام کی جیبوں سے بہت پیسے نکلوا لیے ہیں, اب آپ جو ہے واپس جو ہے عوام کے یہ پیسے کریں, یا جتنا آپ نے کمانا تھا کما لیا, بلکہ آپ نے جو پلانٹ لگایا تھا اس سے آپ کئی سو گنا زیادہ کمائی کر چکے ہیں, اب آپ اس کو واپس کریں. جب تک حکومت ان کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر بات نہیں کرے گی تو اس وقت تک یہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے. دیکھیں اس طرح سرکاری جو جنکوز ہیں, سرکاری گریڈ ہے, حکومت نے جب دیکھا کہ یہ خسارے میں جا رہے ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو فرنس آئل پر چلنے والے تھے, اس کو حکومت آئی پی پیز موڈ میں لے گئی اور آئی پی پیز اور وہ بند پڑے ہیں اور ان کے پیسے عوام دے رہی ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آئی پی پیز کا ساتھ معاہدہ یہ کیا ہے, یہ مطلب ایسا اس میں کون سی شرائط ہیں؟ وہ جیسے ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی معاہدہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا, تو ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ حکومت ان کے ساتھ بیٹھے جو فیزیبل نہیں ہے ان کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں حکومت اگر چاہے تو یہ جو جس طرح ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ جو آئی پی پیز ہیں جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے یعنی جتنا انہوں نے فیول امپورٹ کیا اتنی بجلی نہیں بنائی, اس کا مطلب ہے فیول اس مارکیٹ میں انہوں نے بیچا ہوگا. یہ تمام معاہدوں کی جو خلاف ورزیاں آئی پی پیز کی طرف سے کی گئی ہیں ان پر اگر حکومت ایکشن لینا چاہے تو لے سکتی ہے, لیکن پھر بات وہی بڑے 40 خاندانوں والی ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے خاندان جو ہیں جو اس میں انوالو ہیں وہ کس طرح اپنے خلاف ایکشن لیں گے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے تمام بڑے سیاسی خاندان اور بڑے ملک کے تمام بڑے بڑے کاروباری خاندان جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں, اور یہ ہر بندے نے آئی پی پی اس لیے آئی پی پیز موڈ میں گریڈ لگائے, چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگائے کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ جن شرائط پر یہ لگائے جا رہے ہیں اس وقت پیسہ ہی نظر آتا ہے, یعنی آپ کا گریڈ بند پڑا ہے, آپ کو پیسے مل رہے ہیں, تو خرچہ بھی کوئی نہیں تھا اور اس کے اوپر پیسے بھی آپ کو ملنے جا رہے تھے. تو اس لیے یہ پورا جو سکینڈل ہے اس کے اوپر جب تک ایک بڑی انکوائری ہائی پاور کمیٹی نہیں بنے گی اور ان آئی پی پیز کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو خلاف ورزیاں کی ہیں ان پر ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں, ورنہ آپ معاہدوں کو ریوزٹ کریں اور ان کے معاہدوں کو اثر نو نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں وہ پاکستانی عوام کو بھگتنے پڑیں گے. اور بڑا ایک جو معاملہ اس وقت جو سولر پر عوام چلی گئی ہے. شاید تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ آئی پی پیز کے حوالے سے آئے تھے, اور آئی پی پیز جو کہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کب یہ کانٹریکٹ ختم کرتی ہے پھر یا ان کو کچھ رینیول کی طرف لے کے جاتی ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.